नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 272 दिव्य कीचड़ भगवान जुड़वां भाइयों के लिए। रिबॉन कंपनी को उनकी कंपनी की रैंकिंग से आगे निकलते देखना लगभग असंभव लग रहा था। वे जानते थे कि क्रमशः #487 और #486 हासिल करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की थी। उन्हें ऐसा करने में लगभग 10 साल लग गए, और ऐसा करने के लिए उन्हें एक एक करके रैंक में ऊपर चढ़ना पड़ा। और क्रिश्चियन हैमरस्टोन के विपरीत, भोला और भूषण दोनों ही अपनी अपनी कंपनियों में सबसे मजबूत लड़ाके थे। इसलिए वे जानते थे कि उस रैंक तक आगे बढ़ने के लिए वास्तव में मजबूत लड़ाई कौशल की आवश्यकता होती है, जो हर कोई हासिल नहीं कर सकता। लेकिन क्या तुमने नहीं सुना कि उन्होंने स्टोन कोल्ड 6 को हरा दिया? उन्होंने उन्हें क्या कहा? ड्रैगनबॉर्न। मेयर को अखबारों में छपे लेखों को अफवाह कहने में थोड़ी ज्यादा आशंका थी। उन्हें इसकी प्रामाणिकता पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन वे इसे पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते थे। ये सिर्फ एक मिथक है, भोला ने चिंता जताते हुए कहा। मैंने पहले कभी उस अर्धमानव प्रजाति के बारे में सुना भी नहीं है। और सच कहूं तो मैं उनके लिए चिंतित हूं कि वे ड्रैकोनिक नाम का उपयोग करने के कारण ड्रैगन्स के क्रोध का शिकार हो जाएंगे, भले ही वे उनके वंश का हिस्सा न हों। एक दुर्लभ घटना में उनके भाई पूरी तरह से सहमत दिखे। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, अंगोरा शहर में मेरे कुछ दोस्त हैं और उन्हें भी नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ था। आखिरकार किसी ने नहीं देखा कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, अगर कुछ हुआ भी था। महापौर ने अपने हाथों में रखे पत्र को देखा। उसके हाथ झिझक रहे थे कि उसे खोलना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा, मैं इसे खोलने जा रहा हूं। एक बहुत ही तेज लेटर ओपनर का उपयोग करते हुए उन्होंने कागज का मुड़ा हुआ पन्ना निकाला और उसकी अंतर्वस्तु को पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखें स्याही से लिखे शब्दों को पढ़ रही थीं और उसके चेहरे पर भ्रम और अविश्वास झलक रहा था। यह क्या है? भाइयों ने एक साथ पूछा। वे यहाँ आ रहे हैं, मेयर ने घोषणा की। वे एक सड़क बनाना चाहते हैं जो ग्राफ्टेड क्लस्टर को अंगोरा शहर से जोड़े। मुफ्त में, उन्होंने जोर देकर कहा। मुक्त करने के लिए? भोला ने तुरंत महापौर के हाथ से पत्र छीन लिया और स्वयं उसे पढ़ा। वे हमारे साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित करना चाहते हैं। वे सभी प्रकार के लाभों का वादा भी कर रहे हैं। मुझे भी देखने दो, भूषण ने कहा और कागज भी पकड़ लिया। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर नोवेल फेयर नेट वेबसाइट देखें। मेयर ने घबराहट में अपने नाखून चबाने शुरू कर दिए। उनके क्लस्टर को अंगोरा जैसे बड़े राजधानी शहर से जोड़ने वाली एक अच्छी सड़क की संभावना वास्तव में उनके पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को बदल देगी। इससे बहुत सारे अवसर खुलेंगे। मेयर निश्चित रूप से समझौते के पक्ष में थे। दोनों भाई इसे मोटे आदमी के चेहरे पर देख सकते थे। बेशक ये दोनों कंपनियों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। उन्हें ग्राफ्टेड क्लस्टर में अपना एकाधिकार बनाए रखने की जरूरत थी। भोला ने चेतावनी देते हुए कहा, मेयर, बेहतर होगा कि आप अपने फैसलों पर पुनर्विचार करें। एक दशक से हम अपनी उदारता से इस शहर और बाकी बस्तियों का समर्थन करते आ रहे हैं। भूषण ने तुरंत जवाब दिया, भाई, सारा श्रेय मत लो। मैंने इस क्लस्टर के लिए इतना कुछ किया है जितना आपकी कंपनी जीवन भर में भी नहीं कर सकती। सच में? तो फिर आप अभी 486वीं रैंक वाली कंपनी क्यों नहीं हैं? ओह ठीक है, वह मैं हूं। दोनों जुड़वां भाई फिर से जोर जोर से झगड़ने लगे और एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, जिससे मेयर को बहुत गुस्सा आया। वह वास्तव में रिबॉन के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहता था। घोड़े रहित धातु की गाड़ियों और सस्ती सब्जियों के बारे में सभी कहानियां उसे दोनों भाइयों की राय को पूरी तरह से अनदेखा करने के लिए प्रेरित करती थीं। हालांकि उनकी अवज्ञा करने में वह उतने साहसी नहीं थे। आखिरकार उन्होंने मेयर के रूप में अपने कार्यकाल के सभी साल मूल रूप से उनके पालतू कुत्ते बनकर बिताए थे। तभी जब दोनों भाई आपस में बहस करने में व्यस्त थे, महापौर ने अचानक देखा कि पूरा कमरा अंधेरा हो गया। उसने जल्दी से चारों ओर देखा और पाया कि वह छाया में गिर गया है। वह हिलने डुलने में असमर्थ है और भाइयों को चेतावनी देने के लिए चिल्ला भी नहीं पा रहा है। अंततः उसे अपने चारों ओर केवल अंधकार ही दिखाई देने लगा। क्या क्या हो रहा है? वह चिल्लाया। तभी उसकी पूरी दुनिया हिल गई जब एक महल के आकार का बैंगनी रंग का एक विशालकाय गेंद उसकी ओर कूद पड़ा। उस विशालकाय गेंद ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ मेयर की ओर देखा। क्या आप भगवान हैं? महापौर ने पूछा। फुफुफु, हाँ, भूरा ने उत्तर दिया। उसकी आवाज अंधेरे शून्य में अंतहीन गूंज रही थी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? भूरा ने ऊपर देखा, एक देवता जैसी महानता की नकल करते हुए। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। मैं हूँ।
महापौर ने शर्म से अपने मोटे पेट की ओर देखते हुए पूछा। बेशक, भूरा खांसते हुए बोला। हालांकि अब तुम अपनी नियति के दोराहे पर खड़े हो। एक रास्ता तुम्हें सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे अधीन पूरे इलाके के लिए निराशा और अवसाद की ओर ले जाता है। लेकिन दूसरा रास्ता बिल्कुल उल्टा है। ये तुम्हारी सच्ची नियति है। ये तुम्हें ऐसी दौलत और समृद्धि की ओर ले जाएगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। मेयर ने अपने सामने कीचड़ के देवता के दिव्य शरीर को देखा। उसकी आंखों में आशा और लालसा की चमक दिखी। क्या, मुझे क्या करना होगा? हो, भूरा हंसा। मुझे लगता है कि तुम पहले से ही जानते हो, नौजवान। रिबॉर्न कंपनी, महापौर को एहसास हुआ। भूरा के बलबनुमा शरीर में अचानक 2 हाथ उगाए, जिनका उपयोग करके उसने अंधेरे में एक छोटी सी दरार बना दी, ताकि महापौर दूर से दोनों भाइयों की एक दूसरे की ओर इशारा करते और चिल्लाते हुए छवि देख सके। मेयर समझ गया कि दोनों भाई क्या सोच रहे थे। वे रिबॉर्न कंपनी के लिए पूरी तरह से ब्लैकआउट बनाने की योजना बना रहे थे, जिससे उनके उत्पाद ग्राफ्टेड क्लस्टर के इलाकों तक पहुंचने से रोक दिए जाएं। मुझे क्या करना चाहिए? उसने दयालु दिव्य कीचड़ से पूछा। उनकी कमजोरी क्या है? वे किससे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं और किसकी इच्छा रखते हैं? भूरा ने पूछा। एक दूसरे को, मेयर ने जवाब दिया। वे एक दूसरे से पूरी तरह से आगे निकल जाना चाहते हैं। तो जवाब सरल है, आपको। जैसे ही महापौर ने अपने मन में इन शब्दों को गूंजते सुना, उसके चारों ओर का अंधकार दीवारों में सिमटने लगा तथा उसे वास्तविकता में वापस लौटने लगा। मेयर, क्या आप सुन रहे हैं? भोला चिल्लाया। मेयर ने खुद को देखा और अपनी मुट्ठी बांध ली। कीचड़ की उपस्थिति को याद करके भगवान ने उसे बहुत हिम्मत दी। क्या आप लोग सचमुच रिबॉर्न कंपनी को अस्वीकार करना चाहते हैं? उन्होंने उनसे पूछा। जुड़वां बच्चों ने मेयर की ओर देखा। उनके शब्दों पर गुस्सा तो था, लेकिन साथ ही आश्चर्य भी था। क्यों नहीं? मेरा मतलब है, रिबॉर्न कंपनी पूरी दुनिया में 450वीं रैंक वाली कंपनी है। कल्पना कीजिए कि आपकी कंपनियों का क्या होगा अगर अचानक ये रिपोर्ट आ जाए कि आप उन्हें पूरी तरह से निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से हराने में सक्षम हैं। भोला और भूषण की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्हें महापौर के काल्पनिक प्रश्न के प्रभावों का एहसास हुआ। मेरी कंपनी रैंकिंग में ऊपर उठेगी, भोला ने बड़बड़ाया। मैं अंततः उससे आगे निकल जाऊंगा, भूषण फुसफुसाया। 450वीं रैंक वाली कंपनी को हराने का प्रलोभन बहुत बड़ा था। जुड़वां भाई तुरंत मेयर के घर से बाहर निकले और अपनी कंपनियों को रिबॉर्न कंपनी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इस बीच मेयर ने राहत की सांस ली जब उसने जुड़वां बच्चों को जाते देखा। उसने छत की ओर देखा और प्रार्थना के तौर पर अपने हाथ जोड़े। मुझे आशा है कि यह बात महाराज को संतुष्ट करेगी, उसने धीमे स्वर में कहा। अंगोरा शहर में वापस आकर ध्रुव ने भूरा को अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ अपनी परछाई से बाहर निकलते देखा। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, गुरुजी। स्वर्ण मार्ग की पश्चिमी शाखा अब सुचारू रूप से आगे बढ़नी चाहिए। अध्याय 273 पहला समझौता। कुछ दिनों बाद गोल्डन रोड आखिरकार ग्राफ्टेड क्लस्टर की पहली बस्ती तक पहुंच गया। यह एक छोटा सा गांव था जिसमें 300 से ज्यादा नागरिक रहते थे। इस बस्ती के स्थानीय लोगों ने स्वयं देखा कि कैसे रिबॉर्नियन इंजीनियरों ने तरल कंक्रीट को रास्ते की खाई में डाला और थोड़े से जादू की मदद से इसे कुछ ही घंटों में सख्त होते देखा। इससे वे पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गए, विशेषकर तब जब पहली कुछ गाड़ियां क्षितिज से आती दिखीं। ये ट्रक इस बस्ती में रिबॉर्न कंपनी के लिए आधार बनाने हेतु आवश्यक सभी उपकरण और उत्पाद लेकर आए। ध्रुव ने इस जगह पर और भी अधिक सुविधाएं बनाने की योजना बनाई, जैसे कि ग्राफ्टेड क्लस्टर में जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक भूमिगत कुआं। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर एक .net वेबसाइट देखें। जब गाड़ियां आ गईं, तो वह अपनी परछाई के माध्यम से वहां पहुंचा और बस्ती के स्थानीय नेता से मिलकर अपने इरादे बताए। क्या आप रिबॉर्न कंपनी के मालिक हैं? झुके हुए बूढ़े आदमी ने ध्रुव से पूछा। ये देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने अभी तक अपना परिचय भी नहीं दिया था, लेकिन बूढ़े व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि वह जानता था कि वह उसका नेता है। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और सभी प्रीतम की ओर इशारा किया जो ऑटोमोबाइल ट्रकों से अपनी सामग्री रख रहे थे। उन्होंने कहा, वे हमेशा से आपको सम्मान भरी निगाहों से देखते रहे हैं। इस तरह का सम्मान केवल आप जैसे उदार नेताओं के लिए ही सुरक्षित हो सकता है। वह खुश हुआ और बोला, तुमने हमारे बारे में सुना है? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। अंगोरा सिटी के नए प्रायोजक के बारे में बहुत चर्चा हुई है, और मेरे कान खराब होने के बावजूद मैं अभी भी इतना सुन सकता हूं कि आपके बारे में सुन सकूं। ध्रुव ने चारों ओर देखा और बस्ती की अविकसित अवस्था देखी। ज्यादातर इमारतें लकड़ी और फूस से बनी थीं, सड़कें कीचड़ से भरी थीं और आसपास ज्यादा पैदल चलने वालों की आवाजाही नहीं थी।
उनके पास कोई बाजार भी नहीं था और वे सामान लाने के लिए सिर्फ घुमंतू फेरी वालों पर निर्भर थे। क्या हम यहाँ अपनी कंपनी स्थापित कर सकते हैं? अपना बुनियादी ढांचा बना सकते हैं? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और अपने हाथ फैला दिए। आपका ऐसा करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक गोल्डन रोड बनाने की योजना बना रहा हूँ जो इस जगह को अंगोरा शहर से जोड़ेगी। आप गाड़ी से लगभग 3 दिन में वहां पहुंच सकते हैं, या हमारी टैक्सी ऑटोमोबाइल सेवा के माध्यम से सिर्फ 1 दिन में। उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में एक बस स्टेशन बनाने की भी योजना बनाई जिससे सामान्य लोग अंगोरा जैसे बड़े शहरों तक आसानी से यात्रा कर सकें। ध्रुव ने रिबोनियन इंजीनियर चीफ चिंटू को बस्ती में निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश देना शुरू किया। उनका पहला काम भूमिगत जलभृत से बहता पानी बनाना था। उन्हें एक गहरे कुएं में हैंडपंप लगाने में सिर्फ 1 घंटा लगा, जिससे नागरिकों को पीने और नहाने के लिए स्वच्छ पानी मिलने लगा। वाह, पानी! एक लड़के ने कहा जब पाइपों से पानी जमीन पर छलक रहा था। बस्ती के सभी लोगों ने इस महत्वपूर्ण अवसर का जश्न मनाया और प्रीतम को धन्यवाद देते हुए उन्हें सूखा हिरण का मांस और चमड़ी उतारकर खरगोश का फर भेंट किया। बूढ़ा आदमी ध्रुव के पास गया। यह मेरी ओर से दुस्साहस हो सकता है, लेकिन हम आपके बैनर के नीचे रहने से अधिक कुछ नहीं चाहते हैं। क्या आप रिबॉन राष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं? हाँ, हम सभी ऐसा करना चाहेंगे, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया और उसके पीछे सभी ने सिर हिलाया। ध्रुव ने नहीं सोचा था कि यह इतना आसान होगा। इस बस्ती में पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद उसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। वह बस यहाँ कंपनी स्थापित करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे एक और क्षेत्र मिल गया। उन्होंने शर्वानी और आन्या को सभी कागजी कामों का जिम्मा सौंपा, और कुछ ही घंटों में वे आधिकारिक रूप से रिबॉन नागरिक बन गए। ग्राफ्टेड क्लस्टर के केंद्रीय शहर में वापस आकर दोनों जुड़वां भाई अपने अपने मुख्यालय में बैठे और अपनी अपनी कंपनियों को संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में एक विशाल अभियान शुरू करने का आदेश दिया। हमारे सभी व्यापारियों और फेरी वालों को इकट्ठा करो। मैं चाहता हूं कि वे सभी हमारे आसपास के सभी इलाकों में जाकर सिर्फ भोला इनके उत्पाद बेचना शुरू करें। आलू, गाजर और यहां तक कि मिर्च मसाले भी बड़ी छूट पर बेचें। और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका जुड़वां भाई भी यही बात सोचता था। भूषण ने अपने कर्मचारियों से चिल्लाते हुए कहा, सुनिश्चित करें कि पूरा बाजार हमारे सभी उत्पादों से भरा हुआ हो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी रिबॉन के उत्पाद खरीदे। चूंकि वे ग्राफ्टेड क्लस्टर के गहरे हिस्सों में बहुत ज्यादा स्थापित थे, इसलिए उनका अभियान काफी हद तक सफल रहा और पूरे क्षेत्र में उनकी कुल बिक्री में वृद्धि हुई। उनका मुनाफा कम हुआ, लेकिन रिबॉन कंपनी के प्रयासों को पूरी तरह से बंद करने के लिए यह एक जरूरी बलिदान था। हालांकि इस अभियान के शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद जुड़वां बच्चों को एक बुरी खबर मिली। भोला साहब, हम फर्स्ट सेटलमेंट में कुछ भी नहीं बेच सकते, उनके दूत ने चिंता से कहा। और ऐसा क्यों है? उन्हें हमसे ताज़ा उपज की जरूरत है, अन्यथा वे जीवित नहीं रह पाएंगे। संदेशवाहक ने अपने होंठ काटे। यही बात है सर, रिबॉन कंपनी पहले ही वहां पहुंच चुकी है और उनसे संपर्क स्थापित कर चुकी है। ठीक है, भोला ने कहा, बस कीमतें थोड़ी और कम कर दीजिए। मुझे संदेह है कि रिबॉन कंपनी हमारी तरह कीमतें कम करने का जोखिम उठा पाएगी क्योंकि वे अंगोरा शहर से सारा माल ला रहे हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जिसे वे हार जाएंगे। दूत ने अपने मुंह से शब्द निकालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रहा। सर, फर्स्ट सेटलमेंट पहले ही रिबॉन क्षेत्र का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गया है। क्या? अब जबकि फर्स्ट सेटलमेंट उनके क्षेत्र का हिस्सा बन चुका था, ध्रुव ने इस क्षेत्र में कई नई स्थापनाएं लागू करने का फैसला किया। कंक्रीट की सड़कों और प्लम्बिंग सिस्टम जैसी बुनियादी चीजों के अलावा ध्रुव ने लोगों के मनोरंजन के लिए एक छोटा सा हॉट स्प्रिंग्स प्रेरित स्नानघर भी बनाया। और जैसा कि ध्रुव ने सोचा था, ये स्थानीय लोगों के लिए एक बहुत लोकप्रिय स्थान बन गया। प्रथम बस्ती में हुआ बड़ा सुधार अंततः ग्राफ्टेड क्लस्टर के अगले 2 क्षेत्रों तक पहुंच गया, जिन पर ध्रुव ने अपनी नजरें गड़ा दीं। गोल्डन रोड एक बार फिर 2 रास्तों में विभाजित हो गया और कुछ ही दिनों में उन 2 स्थानों तक पहुंच गया। वे दोनों बस्तियां पहली बस्ती से थोड़ी बड़ी और ज्यादा उन्नत थीं। उनके पास उचित इमारतें और बुनियादी ढांचे थे जिससे उन्हें गांव के बजाय शहर कहा जा सकता था। इन जगहों पर गीले बाजारों में छोटे स्थानीय व्यवसाय शामिल थे जो अपने उत्पादों को अपने घरों से खरीदते थे। कटे हुए सुआ, धातु के बर्तन और पैन और गंदी सब्जियां जैसी चीजें उनके अपने नागरिकों द्वारा बनाई जाती थीं और दूसरे नागरिकों को बेची जाती थीं। हालांकि गीले बाजार के विपरीत भोला इंक स्टोर एक ऐसी इमारत में स्थापित किया गया था जो कि अन्य दुकानों की तुलना में अधिक व्यवस्थित थी। इस समय पूरे स्टोर पर यह लिखा हुआ था कि कीमतें आधी कर दी गई हैं। इससे भोला इंक स्टोर में काफी भीड़ लग गई और लोग उत्साह में आकर उत्पाद खरीदने लगे। हालांकि ये सब तब बदल गया जब नागरिकों ने देखा कि कुछ दूरी पर समतल सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ये प्रसिद्ध प्रीतम था,
कुछ दिनों बाद गोल्डन रोड उनके शहर से जुड़ गया और ऑटोमोबाइल ट्रकों को अपने सभी उत्पादों को सामान्य बाजार में उतारने की अनुमति मिल गई। अध्याय 274 भटकाव भरे रास्ते। किंग्स क्षेत्र में केवल पाए जाने वाले अनोखे उत्पादों जैसे कि प्रसिद्ध ग्रासवीड हर्ब या फेनिक्स स्टोन के अचानक प्रकट होने से इस शहर के बाजार का परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। रीबॉर्न कंपनी अपने नागरिकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई। लोग उनके उत्पाद खरीदने लगे और गोल्डन रोड पर निकल पड़े तथा कुछ ही घंटों में फर्स्ट सेटलमेंट तक पहुंच गए। इस शहर के मेयर ने ध्रुव के इस क्षेत्र में अपना स्वयं का बुनियादी ढांचा स्थापित करने के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया, जिससे जुड़वां भाइयों को बहुत निराशा हुई। भोला और भूषण को 2 दिन बाद ही पता चला कि इन क्षेत्रों में उनका कारोबार लगभग पूरी तरह बंद हो गया है। क्या वे इतनी जल्दी सड़कें कैसे बना रहे हैं? भूषण चिल्लाया। और वे किंग्स क्षेत्र के इन उत्पादों को इतने सस्ते में कैसे स्थानांतरित कर रहे हैं? इन वस्तुओं के परिवहन और शिपिंग की लागत उस कीमत से कहीं अधिक होनी चाहिए जिस पर वे इसे बेच रहे हैं। मैं इसे समझ ही नहीं पा रहा हूँ। भूषण वर्तमान स्थिति से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपने कुछ कर्मचारियों को रीबॉर्न कंपनी के लिए परेशानी खड़ी करने का काम सौंप दिया। उन्हें इतना डराओ कि वे ग्राफ्टेड क्लस्टर में एक कदम भी आगे बढ़ने में संकोच करें, उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा। उनके व्यापारियों को धमकाओ और उन्हें अपने चाकू दिखाओ। आपको उन्हें चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बस ये सुनिश्चित करो कि वे डर जाएं। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर novel_fire वेबसाइट देखें। यह एक बहुत अच्छी योजना होती यदि रीबॉर्न कंपनी की जबरदस्त रक्षात्मक क्षमताएं न होतीं। सबसे पहले, भूषण को कभी नहीं पता था कि उसके पूरे घर में और यहाँ तक कि उसके पैरों के नीचे भी शैडो ऑक्स मौजूद थे। वे उसकी हर हरकत को सुनते और देखते थे, इसलिए ध्रुव और प्रीतम को जल्दी ही पता चल गया कि क्या होने वाला है। और दूसरी बात, वे व्यापारी कोई साधारण लोग नहीं थे। वे प्रीतम थे, जिनकी रक्षा शक्ति लगभग अभेद्य थी। इसलिए जब उपद्रवी लोग शहर के पास रीबॉर्न कैंपिंग साइट में घुसे तो उन्हें पता नहीं था कि वे क्या करने जा रहे हैं। वे रेबोनियन व्यापारियों के तंबू में घुस गए और उनके गले के पास चाकू तान दिया। अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम काम खत्म करने के लिए वापस आएंगे। हालांकि जैसे ही चाकू उनके गले तक पहुंचने वाले थे, प्रीतम के चारों ओर एक अदृश्य प्रिज्मीय कवच प्रकट हुआ और चाकुओं को उनके हाथों से दूर कर दिया। क्या? जब उपद्रवियों ने देखा कि उनके चाकू जमीन पर गिरे हैं तो वे चिल्लाने लगे। वे उसे पकड़ने की कोशिश में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े, लेकिन जब उन्होंने उसे पकड़ लिया तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे एक विशालकाय पैरों के सामने घुटने टेक रहे हैं, जिनसे काली आग निकल रही थी। उपद्रवियों ने ऊपर देखा तो पाया कि ये विशालकाय ऑर्क्स लाल चमकती आंखों से उनकी ओर देख रहे हैं। और जैसे ही उनकी नज़र ऑर्क्स से मिली, ये उपद्रवी भ्रम में पड़ गए, जिससे उन्हें उनके सबसे गहरे और सबसे बुरे सपने दिखने लगे। आह! वे डर से अपना सिर पकड़कर चिल्लाए, मुझे यहाँ से निकालो। ये उपद्रवी भाग गए और फिर कभी नजर नहीं आए। भूषण ने कुछ दिनों बाद उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही पता चला कि वे बिना किसी सुराग के गायब हो गए हैं। इस बीच शहर के दूसरी ओर भूषण का जुड़वां भाई भी रीबॉर्न कंपनी की ताकत का एहसास होने पर इसी तरह की निराशा का अनुभव कर रहा था। मुझे लगता है कि उन धातु की गाड़ियों के बारे में अफवाहें सच हैं, भोला ने घबराकर अपने नाखून चबाते हुए कहा। और मुझे लगा कि यह कंक्रीट चीज सिर्फ एक पार्लर की चाल है, लेकिन मैं गलत था। यही एकमात्र कारण है कि वे इतनी तेजी से सड़कें बना रहे हैं। भोला ने अपने जुड़वां भाई के विपरीत रीबॉर्न कंपनी का विरोध करने के अपने प्रयास में कठोर रुख नहीं अपनाया। इसके बजाय उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। अब वह रीबॉर्न कंपनी की सफलता के तरीकों का अध्ययन करना चाहते थे ताकि उन्हें अपनी कंपनी में लागू करने की कोशिश कर सकें। वह अब इस अज्ञात कंपनी को धोखेबाज नहीं मान सकता था, जिसने सिर्फ रैंकिंग में ऊपर आने का रास्ता खरीदा था। आखिरकार नतीजे दिन की तरह साफ थे। एक हफ्ते या उससे भी कम समय में रीबॉर्न कंपनी ग्राफ्टेड क्लस्टर के 1/4 हिस्से को अपने प्रभाव में लाने में सक्षम हो गई। इस क्षेत्र के लोग अपने घरों से बाहर निकलने से नफरत करते हैं। हालांकि रीबॉर्न कंपनी उन्हें उनके आरामदायक क्षेत्र से बाहर धकेलने और उन्हें गोल्डन रोड के माध्यम से यात्रा करने और अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए प्रभावित करने में सक्षम थी। वह जानना चाहता था कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। वे किसी तरह का जादू या भ्रम का इस्तेमाल कर रहे होंगे, भोला ने खुद से कहा। शायद किसी तरह का प्रेम औषधि। कुछ दिनों की यात्रा के बाद भोला प्रथम बस्ती में पहुंचे जहां रीबॉर्न कंपनी ने अपना क्षेत्र स्थापित किया। भोला को लगा कि वह इसके लिए तैयार है, लेकिन बस्ती में हुए पूरे बदलाव ने उसे पूरी तरह से रोक दिया। लकड़ी और फूस से बने घर अभी भी वहीं थे, लेकिन उनके बगल में ये बड़ी और ऊंची पत्थर की इमारतें निर्माणाधीन थीं। वह इस जगह पर आने वाले पहले पर्यटक नहीं थे।
आखिरकार गोल्डन रोड की अन्य सभी शाखाएं अंगोरा शहर जाने से पहले इसी जगह तक जाती हैं। अतः प्रीतम पहले से ही उनके सभी प्रश्नों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार थे। नमस्ते सर, फर्स्ट सेटलमेंट में आपका स्वागत है, जो कि रीबॉर्न राष्ट्र की एक नई कॉलोनी है, एक चुलबुली युवा कैटवुमन ने कहा। हाय, भोला फुसफुसाया, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ हर कोई जाना पसंद करता है? हाँ, कैटवुमन ने जवाब दिया। हमारा नवनिर्मित स्नानघर सभी पर्यटकों के लिए अवश्य देखने लायक है। भोला के दिमाग में वह जगह वही होगी जहाँ रीबॉर्न कंपनी ने अपने ग्राहकों का ब्रेन वॉश किया होगा। पानी में जरूर कुछ ऐसा होगा जिसने आम नागरिकों को पूरी तरह से रीबॉर्न का दीवाना बना दिया होगा। मैं पानी पर जादू का पता लगाने जा रहा हूँ, भोला ने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा जब कैटवुमन उसे स्नानगृह में ले जा रही थी। आनंद लो, उसने कहा। भोला भाप से भरे कमरे में घुसा और उसने देखा कि बड़े बड़े पत्थर इस तरह से रखे गए हैं कि वह जंगल में किसी प्राकृतिक गर्म झरने जैसा लग रहा है। उसने पानी पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे वह एक अजीब आदमी की तरह लग रहा था जो सिर्फ एक तौलिया पहने दूसरे नग्न पुरुषों को घूर रहा था। उसने नहाने के पानी का एक उथला हिस्सा चुना और पानी का पता लगाएं नामक 4 सितारा मंत्र का इस्तेमाल करके ये पता लगाया कि क्या पानी के साथ छेड़छाड़ की गई है, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। आश्चर्यजनक रूप से मंत्र ने उसे बताया कि यह सिर्फ शुद्ध, स्वच्छ पानी था। भ्रमित होकर भोला ने स्नानघर में अन्य लोगों की नकल करने का निर्णय लिया और भाप से भरे कुंड में पूरी तरह से डूब गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके शरीर को एक आरामदायक गर्मी महसूस हुई जो उसकी सभी तनावग्रस्त मांसपेशियों की मालिश कर रही थी। गर्म झरनों की जांच करने की उनकी सारी योजनाएं उसी समय धरी की धरी रह गईं जब उन्होंने अपना शरीर चिकित्सीय स्नानघर में डुबोया। भोला को पता नहीं था, लेकिन अनजाने में ही उसने पूरा 1 घंटा स्नानघर में बिता दिया। जब तक वह बाहर अपने आप को सुखा पाया, उसने देखा कि सूरज पहले ही क्षितिज पर डूब चुका था। आखिर उन्होंने उस पानी में क्या डाला है? उसने खुद से पूछा। क्या तुम्हें मजा आया? पहले वाले कैटोमवान ने पूछा। ओह, इतना भी नहीं, भोला ने घबराकर जवाब दिया। उसके गाल अभी भी नहाने के कारण लाल थे। क्या आप हमारे सामुदायिक खेल सत्र में शामिल होना चाहेंगे? भोला स्पष्टतः उलझन में था। हम प्रीतम ने सभी के लिए मजेदार बोर्ड गेम पेश किए हैं। शूट्स एंड लैडर, स्क्रैबल और यूनो शुरुआती लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन हमारे पास कुछ कार्ड गेम भी हैं जो अनुभवी गेमर्स के बीच लोकप्रिय हैं। भोला को नवनिर्मित भवन के अंदर एक खुले स्थान में ले जाया गया, जहां रिबोनियन और स्थानीय पर्यटक दोनों ही छोटे छोटे समूहों में एकत्रित होकर विभिन्न प्रकार के बोर्ड गेम खेल रहे थे। यद्यपि उन्हें खेलने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन ये बातें उन्हें बचकानी लगी, इसलिए उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक समूह ताश खेल रहा था और साथ ही किसी प्रकार का झागदार पीला पानी पी रहा था। वह क्या है? भोला ने पूछा। आओ हमारे साथ मिलो मेरे दोस्त, ये बियर और पोकर है। अध्याय 275 बोर्ड गेम। गोल्डन रोड परियोजना की शुरुआत के बाद से ही ध्रुव ने देखा कि बहुत से रिबोनियन इंजीनियर और निर्माण श्रमिक दिन के अंत में उदास और थके हुए महसूस करते थे। आखिरकार उनके दिन और सप्ताह केवल काम पर जाने, कंक्रीट डालने, सड़कों को समतल करने और उसके सूखने का इंतजार करने में ही बीतते थे। ध्रुव भूल गया कि यह ऐसी दुनिया है जहां लोगों के मनोरंजन के लिए कोई साधन नहीं है। उनके पास न तो टेलीविजन शो हैं, न ही एनीमे और न ही मोबाइल फोन। उनकी इस बोरियत को दूर करने के लिए उन्होंने एक सामाजिक परियोजना शुरू की, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के बोर्ड गेम फैलाए ताकि देखा जा सके कि उन्हें कौन सा गेम सबसे ज्यादा पसंद है। सांप और सीढ़ी खास तौर पर रेबोनियन निर्माण श्रमिकों के बीच काफी मशहूर था। वे लंच ब्रेक और छुट्टी के दिनों में ये खेल खेलते थे। हालांकि लामिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसकी वजहें साफ हैं। पता चला कि उन्हें सांप ज्यादा पसंद नहीं थे, शायद इसलिए क्योंकि वे एक दूसरे से काफी हद तक तुलना किए जाते थे। लेकिन उन्हें हंग्री हिप्पोस गेम पसंद था, क्योंकि यह उन्हें नदियों के पास उनके प्राकृतिक आवास की याद दिलाता था। ड्रैगनबॉर्न को ऊनो पसंद था, क्योंकि वे भाई बहन थे, इसलिए प्रतिद्वंद्विता ने निश्चित रूप से बहुत मजा दिया। जहां तक इंजीनियरों का सवाल है, मनोरंजन के लिए सादा पुराना रिबॉर्न शतरंज ही उनकी पसंद थी। बोर्ड गेम का प्रसार रेबोनियन समुदाय में बहुत अच्छी तरह से हुआ, और आश्चर्य की बात यह है कि इसका एक अनपेक्षित दुष्परिणाम ये हुआ कि जिन अन्य क्षेत्रों पर उन्होंने विजय प्राप्त की, वहां भी बोर्ड गेम को अपनी संस्कृति में शामिल कर लिया गया। उदाहरण के लिए, फर्स्ट सेटलमेंट में निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को बहुत सारे सांप सीढ़ी खेलते देखा गया। एक के बाद एक चीजें होती गईं और जल्द ही वे सभी अपने खाली समय में बोर्ड गेम खेलने लगे। हालांकि वह जानते थे कि बोर्ड गेम मजेदार होते हैं, लेकिन कभी कभी ये लोगों की प्रतिस्पर्धा की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता।
इसलिए उन्होंने उनके लिए भी पोकर का आविष्कार किया। कार्ड बनाना तो आसान था, लेकिन उन्होंने सोचा कि पोकर के नियमों को लोगों तक पहुंचाना थोड़ा जटिल हो सकता है। लेकिन बाद में पता चला कि यह वह समस्या नहीं थी जिसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए था। इसके बजाय लोगों ने पोकर को बहुत तेजी से अपना लिया और वे इसे हर समय खेलने में बहुत उत्साही हो गए। अभी वह अर्जुन, भूरा, वीर, विक्रांत और एक रेड मैंकी के साथ फर्स्ट सेटलमेंट में पोकर खेल रहा था। और जैसे ही वे रात का अपना पहला हाथ खेलने वाले थे, ध्रुव की छाया फर्श से ऊपर उठी और एक शैडो ऑक में बदल गई। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट देखें। इस ऑक ने ध्रुव से फुसफुसा कर कहा और इमारत में प्रवेश करने वाले आदमी की ओर इशारा किया। सर, ये भोला है, भोला इंक का नेता, छाया ऑक ने छाया में गायब होने से पहले उसे बताया। ध्रुव भोला को यहाँ देखकर काफी हैरान था। भूरा ने उसे जो बताया उससे ऐसा लग रहा था कि दोनों जुड़वां बच्चे ग्राफ्टेड क्लस्टर में उनके प्रवेश के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उसने देखा कि भोला कमरे में इधर उधर देख रहा था, उसके चेहरे पर आश्चर्य और हैरानी साफ झलक रही थी, और उसके गालों पर लालिमा देखकर ध्रुव को यकीन हो गया कि वह आदमी अभी अभी स्नानघर में कायाकल्प सत्र से लौटा है। भोला टेबलों के इर्द गिर्द घूमता रहा और रीबॉर्न कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले अलग अलग बोर्ड गेम को देखता रहा। सभी को मजा आ रहा था और उन्होंने भोला को उनके साथ खेलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। अंततः वह व्यक्ति एक टेबल पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पोकर भी खेल रहा था। ये बुच और उसके दोस्त थे जिन्हें कुछ सप्ताह पहले हैमरस्टोन कंपनी से गोद लिया गया था। वह क्या है? भोला ने पूछा। आओ हमारे साथ मिलो मेरे दोस्त, ये बियर और पोकर है, बुच चिल्लाया। उसके गाल नशे से लाल हो गए थे। भोला पोकर के विचार से वास्तव में रोमांचित लग रहा था, लेकिन ध्रुव जानता था कि वे लोग खेल में व्यावहारिक रूप से अनुभवी थे। वे पहले लोग थे जो पोकर की शुरुआत के बाद काफी अच्छे बन गए थे। जब भी उन्हें गोल्डन रोड निर्माण परियोजना पर गार्ड की ड्यूटी करनी होती थी तो यह उनका पसंदीदा मनोरंजन बन जाता था। ध्रुव ने उनसे कहा, दोस्तों, उस आदमी को परेशान मत करो। बुच को उसे देखते ही होश आ गया। बॉस, हम उस आदमी को पीटकर उसके सारे पैसे ऐंठने की योजना नहीं बना रहे थे, बस थोड़ा सा, उसने हकलाते हुए कहा। भोला की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने बुच को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कहीं से वह गंजा आदमी याद आ गया हो। रुको, क्या तुम अंगोरा शहर में हैमरस्टोन कंपनी के नेता नहीं थे? भोला चिल्लाया। हम अपना कवच तुम्हारे लोगों से खरीदते हैं, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं है? बुच ने भोला की ओर देखा, लेकिन उसे एक ही समय में उसकी 3 छवियां दिखाई दे रही थीं। क्या तुम भी? हिचकी। एक और खो। भोला ने बुच को नजरअंदाज किया और फिर ध्रुव की ओर मुड़ा। उसने आपको बॉस कहा, तो इसका मतलब है आप पुनर्जन्म के मालिक हैं। ध्रुव ने कंधे उचका दिए। मुझे लगता है मैं ही हूँ। हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। भोला ने खुद को संभालने के लिए 1 सेकंड का समय लिया और फिर जल्दी से ध्रुव से हाथ मिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें देखूंगा, इतने युवा, भोला ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में अभी भी स्पष्ट रूप से संदेह था कि क्या वह असली चीज देख रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं प्रसिद्ध 487वीं रैंक वाली कंपनी के मालिक को भी यहाँ देखूंगा। मैं नहीं था, ठीक है, मैं यह मानता हूँ। मैं आप पर जासूसी कर रहा हूँ, भोला ने सिर झुकाते हुए कहा। मैंने सोचा था कि मैं आपकी कंपनी द्वारा किए जा रहे सभी छल कपट को उजागर कर दूंगा, लेकिन मैं गलत हूँ। मैंने अपने जीवन के सभी वर्षों में फर्स्ट सेटलमेंट के लोगों को इतना खुश नहीं देखा। वे संतुष्ट दिखते हैं। ध्रुव ने ईमानदारी की सराहना की। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी बिल्कुल भी बुरा नहीं था। भाई माइक, क्या हम खेलेंगे या क्या? अर्जुन ने पोकर टेबल से ध्रुव पर चिल्लाते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से अधीर था। ध्रुव ने भोला की ओर देखा। क्या तुम पोकर खेलना चाहोगे? पोकर खेलने के सभी नियम सिखाने के बाद भोला, ध्रुव और अन्य लोगों के साथ पोकर टेबल पर बैठ गया। उन्हें रंग बिरंगे सिक्के दिए गए जो किसी भी प्रकार के ऐसे मूल्य वर्ग के नहीं थे जिनसे वह परिचित थे। ध्रुव ने बताया, ये चिप्स हैं, आप इनसे शर्त लगाते हैं। भोला ने सिर हिलाया। वह काफी समझदार था और खेल को इतनी अच्छी तरह समझता था कि वह शालीनता से खेल सके। डीलर, कार्ड बांट दो, भूरा ने टेबल के दूसरी तरफ बैठे शैडो ऑक से चिल्लाकर कहा। ऑकेनाइन ऑक अपने काले और सफेद सूट और अच्छी तरह से कंघी किए हुए बालों के साथ बहुत ही प्रतिष्ठित दिख रहा था। ऑक ने प्रत्येक खिलाड़ी को 2 कार्ड दिए तथा 5 अन्य कार्ड मेज पर रख दिए। खेल का उद्देश्य टेबल पर दिए गए कार्डों में से सबसे अच्छा हाथ चुनना था। खेल में बहुत अधिक झांसा देना और अनुमान लगाना शामिल था, जिससे टेबल पर कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रतिक्रियाएं हुईं।
अर्जुन ने शेखी बघाड़ते हुए कहा, मेरे पास टेबल पर सबसे अच्छे कार्ड हैं। आप सभी को अपने अपने कार्ड मोड़कर चिप्स मुझे सौंप देने चाहिए। हो युवा, मेरे कार्ड सबसे अच्छे हैं। कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है। विक्रांत ने अपने शब्दों की पुष्टि करने से पहले अपने कार्डों पर एक और नज़र डाली। हाँ, वाकई, मेरे पास कोई अच्छा कार्ड नहीं है, लेकिन मैं लड़ूंगा, भूरा ने कहा, खेल के उद्देश्य को पूरी तरह से गलत समझते हुए। जब दूसरे खिलाड़ी आपस में बातें कर रहे थे और एक दूसरे को झांसा दे रहे थे, भोला अपनी सीट पर बेचैन था, ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ उसे इतना परेशान कर रहा था कि वह खेल पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। अंत में वह ध्रुव के पास झुका और अपने विचार व्यक्त किए। क्या आप वास्तव में ग्राफ्टेड क्लस्टर में रिबॉर्न कंपनी को फैलाने की योजना बना रहे हैं? क्या आपको फ्लेरेकॉप से डर नहीं लगता? अध्याय 276 भोला की चिंताएं। जब से भोला ने प्रथम बस्ती में कदम रखा, वह उस संस्कृति और जीवन शैली से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका जिसे रिबॉर्न इस क्षेत्र में लेकर आया था। उन्हें स्नानघर बहुत पसंद थे, उन्हें प्रीतम का स्वागत करने वाला और मिलनसार व्यक्ति बहुत पसंद था जो बिना किसी शिकायत या पुरस्कार की अपेक्षा के उनकी मदद करता था, और उन्हें यह भी अच्छा लगता था कि लोग एक ही कमरे में एक साथ बैठकर आनंद ले रहे थे और बोर्ड गेम खेल रहे थे। लोगों के बीच ऐसी सौहार्दपूर्ण मित्रता और सौहार्द था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। और भले ही उसने कभी अन्य रिबॉर्न क्षेत्रों का दौरा नहीं किया था, लेकिन यह अनुमान लगाना आसान था कि शायद वहां भी पहले बस्ती जैसा ही माहौल और संस्कृति थी। वास्तव में उसने जो कहानियां सुनी, उनसे ऐसा लगा कि वे क्षेत्र उससे कहीं बेहतर थे जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे एहसास हुआ कि रिबॉर्न ने जो कुछ लाया है वह अनमोल है। चाहे वह कोशिश भी करे, वह या कोई और इसे दोहरा नहीं सकता। हालांकि वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके कि यह एक बर्बादी थी। ये स्पष्ट था कि ध्रुव और रिबॉर्न कंपनी अपनी बाजार पहुंच और अपने क्षेत्रों को क्वींस क्षेत्र तक विस्तारित करने की योजना बना रही थी। लेकिन भोला ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि यह एक गलती थी। रिबॉर्न इस क्षेत्र में क्यों नहीं रह सकता और जो कुछ उनके पास पहले से है उसकी रक्षा क्यों नहीं कर सकता? अपने मन में वह उस अपरिहार्य भविष्य के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका जब रिबॉर्न कंपनी अंततः कुख्यात फ्लेरेकॉप समूह के साथ भिड़ जाएगी जिसने हाल ही में बैचलॉक टाउन पर विजय प्राप्त की थी। अगर वे आज आगे बढ़ना बंद कर देते हैं तो फ्लेरेकॉप द्वारा अंगोरा शहर पर आक्रमण करने से पहले शायद उन्हें 1 या 2 साल की शांति और समृद्धि मिल सकती है। कम से कम तब तक वे उनके हमले का सामना करने के लिए किसी तरह की रक्षात्मक संरचना बना सकते थे। लेकिन क्वींस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहने के कारण ध्रुव को फ्लेरेकॉप से अपेक्षा से बहुत पहले ही भिड़ना पड़ा। भोला को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने जो देखा उससे रिबॉर्न कंपनी में बहुत संभावनाएं थीं। वह चुपचाप खड़ा होकर इसे अंतहीन खाई में गिरते हुए नहीं देख सकता था। भोला ने कहा, जब से फ्लेरेकॉप द्वारा ग्राफ्टेड क्लस्टर पर आक्रमण करने की संभावना सामने आई है, तब से मैं उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा हूँ। और जो मैंने देखा उससे मैं भयभीत हो गया। वे अपनी खोज में निडर और अथक हैं। वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें वह नहीं मिल जाता जो वे चाहते हैं। अगर वे किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं तो वे लोहे जैसा शासन लागू कर देते हैं। अगर सरकार उनका विरोध करती है तो वह सरकार चली जाएगी। अगर कोई ड्यूक या कोई राजा उनकी इच्छा के विरुद्ध जाता है तो उन्हें हटा दिया जाता है। अगर कोई कंपनी उनके संपूर्ण प्रभुत्व को खतरे में डालती है तो उस कंपनी को तोड़ दिया जाता है। और अगर नागरिक खुद उनका विरोध कर रहे हैं। भोला के शब्द रुक गए। उनकी सेना हजारों सैनिकों से बनी है जो अपनी युवावस्था से ही नारकीय प्रशिक्षण से गुजरते हैं। उनके पास ऐसे उपकरण हैं जो साहसी लोगों को ईर्ष्या से भर देंगे। यहाँ तक कि उनके शीर्ष अधिकारी भी अपने हथियारों के स्वामी माने जाते हैं। और कमान की श्रृंखला के सबसे शीर्ष पर एक बहुत शक्तिशाली परिवार से एक व्यक्ति है। वह ऑस्क्रॉप समूह का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी है और वह फ्लेरेकॉप का उपयोग फ्लेरेकॉप का मुख्य उत्तराधिकारी बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए कर रहा है। और यह काम कर रहा है। वह धीरे धीरे लाइन में ऊपर जा रहा है। भोला अपने मन में चल रहे शब्दों को उगलते हुए और अधिक भ्रमित होता गया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? उसने ध्रुव से पूछा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट देखें। लेकिन चेतावनी के उन सभी भयावह शब्दों के बाद ध्रुव सिर्फ मुस्कुराया। मैं एक आरामदायक दुनिया बनाना चाहता हूँ, उसने जवाब दिया। मुझे पता है कि मैं बदलाव ला सकता हूँ, असली बदलाव, और इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे रोक सके या रोकेगा। भोला ने 12 साल के बच्चे को देखा और उसकी आंखों में असीम आत्मविश्वास का भाव देखा। ये शुद्ध था। वह देख सकता था कि ध्रुव ने जो कहा उस पर उसे पूरा विश्वास था।
वह अपने दिल की गहराई से यह कह रहा था, और किसी कारण से भोला को उस पर विश्वास होने लगा। उसे नहीं पता था कि उसे ऐसा क्यों लगा, लेकिन किसी तरह उसे ध्रुव पर विश्वास होने लगा। हा, ये सही है भाई माइक, उसे बताओ, अर्जुन ने खुशी से कहा। मैं उन ब्लेयर बॉब्स को तब तक मुक्का मारूंगा जब तक उनकी नाक से खून नहीं निकलने लगेगा। हो, मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी बार फ्लेयर कॉप से बड़ी सेनाओं को एक अकेले आदमी की वजह से लड़खड़ाते और मरते देखा है। शायद बहुत बार, शायद थोड़ा, मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे याद नहीं है। हो। विक्रांत जोर से हंसा, उसकी हुडी पीछे की ओर गिर गई और भोला को उसका असली रूप देखने को मिला। कंकाल, भोला चिल्लाया। हो, हाँ, वास्तव में मैं तो बस एक तुच्छ कंकाल हूँ, लेकिन मैं यहाँ युवा अर्जुन से सहमत हो सकता हूँ। फ्लेरिकॉप कोई समस्या नहीं है। हो। भूरा अब और नहीं रोक सका और मेज पर कूद पड़ा, कार्डों को उलट दिया और सभी के चिप्स गिरा दिए। हाँ, क्या मुझे अपनी परछाई से उस फ्लेरिकॉप आदमी को अभी मार देना चाहिए ताकि हम अंततः खेल खेल सकें। इस बीच भोला खुद को रोक नहीं पाया और सबको ऐसे घूरने लगा जैसे वे सब पागल हों। वे फ्लेरिकॉप को दोयम दर्जे की कंपनी से ज्यादा कुछ नहीं समझ रहे थे। वह समझ नहीं पाया कि उनमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया। उनके पास एक पूरी सेना है, तुम्हें पता है, और उनके अधिकारी उच्च स्तरीय शूरवीरों के समकक्ष हैं। भोला चिल्लाया, चिंता मत करो, ये लड़का हमारे पास है। अर्जुन ने मेज पर विनम्रतापूर्वक बैठे रेड हॉबमैन की ओर इशारा करते हुए कहा। ये रेड हॉबमैन की उन मैनकी में से एक था जिसे ध्रुव ने अंगोरा शहर से भर्ती किया था। वह पहले नाइट्स के लिए एक चौकीदार के रूप में काम करता था, लेकिन अपनी जागृति के बाद रीबॉर्न सेना में एक प्लाटून का वर्तमान नेता बन गया। विक्रांत के संरक्षण में रेड हॉबमैनकीज को लगातार नारकीय प्रशिक्षण और अभ्यास से गुजरना पड़ता था ताकि वे मरे हुए जनरल की नज़र में सक्षम सैनिक बन सकें। बेशक ध्रुव ने आधुनिक स्वास्थ्य और प्रशिक्षण तकनीकों को लागू किया, जैसे कि उचित प्रोटीन का सेवन, उचित नींद और रिकवरी, और साथ ही अपने विकास को अधिकतम करने के लिए काम की तीव्रता का उत्तरोत्तर अधिभार। हालांकि रेड हॉबमैनकीज के पास व्यक्तिगत रूप से ड्रैगनबॉर्न के खिलाफ लड़ने का मौका नहीं था, लेकिन समूह में रहते हुए वे निश्चित रूप से उनके खिलाफ लड़ने का मौका देंगे। यहाँ तक कि रेड हॉबमैनकीज में से सिर्फ 10 ही अर्जुन के लिए सही स्पैरिंग पार्टनर थे। वे इतने अच्छे थे कि अर्जुन ने प्लाटून लीडर को अपने साथ पोकर खेलने के लिए आमंत्रित किया। यही वजह थी कि वह अभी यहाँ था। हम अभी भी सुधार कर रहे हैं, लेकिन हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, रेड मैनकी ने उत्तर दिया। ध्रुव भोला की ओर मुड़ा और बोला, जैसा कि तुम देख सकते हो, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। भोला अभी भी उनकी उदासीनता से सदमे में था, लेकिन उसने इस पर आगे कोई सवाल नहीं उठाया। अब चलो पोकर खेलते हैं, भूरा चिल्लाया, और जल्द ही समूह ने ताश के नए सेट के साथ खेल को पुनः शुरू कर दिया। अभी ध्रुव, अर्जुन और रेड हॉबमैनकी के खिलाफ गतिरोध चल रहा था। वे तीनों ताश के पत्तों की इस अंतिम बारी के लिए अपनी सारी चिप्स दांव पर लगा रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे सभी यह सोचते थे कि उनके पास खेल में सबसे अच्छा हाथ है, इतना अधिक कि वे अपना सब कुछ और उससे भी अधिक दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। भाई माइक, मैं शर्त लगाता हूं कि आपको बर्तन धोने में 10 घंटे लगेंगे, अर्जुन ने अपने विरोधियों से चिल्लाते हुए कहा। मैं भी ऐसा ही करूंगा, रेड मैन की फुसफुसाया। ध्रुव ने अपने दोनों विरोधियों को देखकर मुस्कुराया। ठीक है, मैं इस हाथ के लिए एक ही अनुकूलित कौशल पर दांव लगाऊंगा। ध्रुव के ये शब्द कहते ही सभी प्रीतम, चाहे वे सांप सीढ़ी, स्क्रैबल या शतरंज खेल रहे हों, उनकी ओर मुड़ गए। वह एक निःशुल्क कौशल की पेशकश कर रहा था। इस बीच भोला ने चारों ओर देखा, ये सोचकर कि अचानक सभी लोग इतनी गंभीरता से क्यों कार्य कर रहे हैं। कौशल अध्याय 277। बस ऐसे ही एक कौशल दिया गया। भोला ने अपने आसपास के सभी प्रीतम को देखा। निश्चित रूप से वे कौशल के बारे में बात नहीं कर रहे थे, है ना? आखिरकार यह एक अंतर्निहित शक्ति थी जो लोगों के पास उनके जन्म से ही होती है और केवल जीवन के दौरान ही स्वाभाविक रूप से जागृत होती है। इसे दांव पर नहीं लगाया जाना चाहिए या किसी सिक्के की तरह नहीं दिया जाना चाहिए। सच में भाई माइक, योशा, मैं वह 4 स्टार शैडो ट्रांसपोर्टेशन लूंगा जो तुम्हारे पास है। मैं हफ्तों तक गाड़ी में नहीं बैठना चाहता, अर्जुन ने कहा। उसकी आंखों में प्रतिस्पर्धा की आग भर गई। यहाँ तक कि रेड हॉबमैनकी भी घबरा गया, क्योंकि वह उस कौशल के बारे में सोचने लगा जो उसे जीतने के बाद मिलने वाला था। ओह, ये सचमुच बहुत बड़ा खेल है, एक दर्शक ने कहा। मैं भी अपना कोई हुनर सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बॉस के समय में अपनी जगह बनाने के लिए कुछ और महीने काम करना होगा। अब जबकि रिबॉर्न राष्ट्र का आकार लगभग 30,000 नागरिकों और उससे अधिक तक बढ़ गया था, ध्रुव प्रीतम को किसी भी प्रकार का अनुकूलित कौशल कभी भी नहीं दे सकता था।
जब वे केवल हजारों की संख्या में थे तब उन्होंने कौशल को ऐसे दान किया जैसे कि वे कांसे के सिक्के हों। लेकिन अब वह अपने उपहार देने में थोड़ा ज्यादा रूढ़िवादी था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे प्रीतम को कौशल देने में हर दिन बहुत सारे घंटे बिताने पड़ते। इसलिए उन्होंने कौशल के लिए योग्यता आधारित प्रणाली लागू की। एक बार जब वे नेशन ऑफ रिबॉर्न की प्रगति के लिए पर्याप्त मेहनत करते हैं तो उन्हें उनके साथ एक सत्र का अधिकार दिया जाता है जहां वे अपनी इच्छानुसार कोई भी अनुकूलित कौशल प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्यकर्ताओं के लिए काफी अच्छा प्रेरक बन गया, इसलिए ध्रुव ने राष्ट्र में अन्य सुविधाओं के साथ इसे लागू करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए लोग मित्रिल कलाकृतियां, बियर की 1 साल की आपूर्ति या यहाँ तक कि पार्च्ड लैंड्स में एक घर और जमीन भी पा सकते थे, ये सब भी पुण्य के आधार पर। बेशक सबसे ज्यादा वांछित पुरस्कार जो कोई भी चाहता था वह था अनुकूलित कौशल। यह उन लोगों के लिए एक पूर्ण गेम चेंजर था जो अपने क्षेत्र में अपने कौशल में सुधार करना चाहते थे, जिससे उन्हें अधिक योग्यता प्राप्त करने और इसी तरह आगे बढ़ने में मदद मिली। इसलिए जब उन्होंने एक कौशल को दांव पर लगाने की पेशकश की तो सभी प्रीतम उत्सुक हो गए। डीलर, कार्ड दिखाओ, अर्जुन ने उत्साह से मेज पर मुट्ठियां पटकते हुए चिल्लाया। इसके बाद शैडो ऑक ने मेज पर रखे 5 कार्डों को उल्टा करके उनका मूल्य दिखा दिया। हा, अर्जुन उछल पड़ा और ध्रुव को अपने 2 कार्ड दिखाए। भाई माइक, मुझे 2 जोड़ी का कॉम्बो मिल गया। उसने अपने कार्ड दिखाए और डीलर ने पुष्टि की कि उसके 2 कार्ड निश्चित रूप से मेज पर रखे 5 कार्डों में से 2 के समान थे, जिससे 2 जोड़े बनते हैं। माफ कीजिए, लेकिन मुझे एक ही तरह के 3 मिले हैं। ध्रुव ने अपने 2 कार्ड दिखाए, एक दिल का 5 और एक क्लब का 5। और संयोग से डीलर की मेज पर एक कार्ड पर हीरे का 5 भी था, जिससे 3-5 का कॉम्बो बन गया। ओह, अर्जुन पराजित होकर अपनी सीट पर वापस गिर पड़ा। अब मेज पर केवल एक ही व्यक्ति था जिसने अभी तक अपने पत्ते नहीं दिखाए थे। क्या तुम एक तरह के 3 को हरा सकते हो? डीलर ने रेड हॉबमैनकी से पूछा। पहले तो वह अपने पत्ते दिखाने में शर्मा रहा था, लेकिन अंततः उसने पत्ते पलट दिए और एक क्लब का 2 और एक ईंट का 3 पत्ता दिखाया। पहले तो वे 2 कार्ड प्रभावशाली नहीं लगे, लेकिन जब डीलर की मेज पर पड़े 5 कार्डों के साथ उन्हें जोड़ा गया तो परिणाम बिल्कुल अलग निकला। डीलर के पास दिल का एक 4, ईंट का एक 5 और क्लब का एक 6 था। 2 से 6 तक गिने गए कार्डों ने एक सीधा कॉम्बो बनाया। रेड हॉबमैनकी जीता। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में एक्सेस करने के लिए गूगल पर इस बेहतरीन फायर एनएटी वेबसाइट को देखें। वाह, बधाई हो यार, मैं जीत गया। रेड हॉबमैनकी को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। बधाई हो, ध्रुव ने उससे कहा। जैसा वादा किया था, मैं तुम्हें एक हुनर देना चाहता हूँ। तुम क्या चाहते हो? रेड हॉबमैनकी को यह भी नहीं पता था कि क्या कहना है। कुछ सेकंड बाद उनकी पलटन के कुछ मैनकी दोस्त दौड़ते हुए उसके पास आए और उससे अनुरोधों की बौछार करने लगे। यार, तुम्हें एक बढ़िया तलवारबाजी सीखनी चाहिए, सर वीर की तरह जो बिजली से वार करते हैं। 4 स्टार इलेक्ट्रिक स्लाइस बढ़िया होना चाहिए। उनमें से एक ने कहा। नहीं, उसे एक छाया कौशल मिलना चाहिए। क्या ऑक्स अपने निंजा कौशल के साथ इतने अच्छे नहीं हैं? रेड हॉबमैनकी ने सभी की मांगें सुनी, लेकिन उनमें से कोई भी उसे पसंद नहीं आया। वह कुछ अलग चाहता था, कुछ ऐसा जो पूरी पलटन की मदद करे। मेरी एक विनती है, उसने ध्रुव से कहा। बॉस, मैं अपनी टीम से बिना बोले बात करना चाहता हूँ, जैसे टेलीपैथिक तरीके से। ये सुनकर भोला ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि दुनिया में ऐसा कोई मंत्र उपलब्ध नहीं है, निश्चित रूप से यहाँ क्वींस क्षेत्र के पिछड़े इलाके में तो नहीं। उसने सोचा कि ध्रुव तुरंत ही उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देगा, लेकिन माइकेक ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर सिर हिला दिया। ठीक है, ध्रुव ने कहा। एक कस्टमाइज्ड 3 स्टार स्किल मिलिट्री टॉप जल्द ही आने वाली है। उसने अपना हाथ उठाया और तुरंत रेड हॉबमैनकी की छाती पर एक चमकदार सफेद रोशनी दिखाई दी। एक क्षण के लिए तो इसने सबको अंधा कर दिया, फिर शांत हो गया। क्या हुआ? भोला ने जोर से पूछा। लेकिन फिर उसने देखा कि रेड हॉबमैनकी की आंखें चौड़ी हो गई थीं। उसने दूसरे मैनकी की तरफ देखा, जिन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और एक ही समय में कुछ ऐसे इशारे किए जैसे कि वे एक दूसरे से बात कर रहे हों। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह बुदबुदाया। क्या वे किसी कौशल के माध्यम से मानसिक रूप से संवाद कर रहे हैं? ध्रुव ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने उसे एक ऐसा कौशल दिया है जो उसे रेडियो सिग्नल की तरह बनने की अनुमति देता है। ओह, मुझे लगता है आप इसे नहीं समझते हैं। यह उसके प्लाटून सदस्यों के साथ एक अदृश्य संबंध बनाता है जो उन्हें अपने दिमाग से बात करने की अनुमति देता है। लेकिन एक कौशल? असंभव। लेकिन कैसे? भोला के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उस समय उसकी भावना को व्यक्त करने के लिए सदमा शब्द सही नहीं होगा।
बल्कि वह तो व्यथित शब्द ही कह रहा था। अब वह ध्रुव और प्रीतम को अलग नज़र से देखने से खुद को रोक नहीं सका। शर्त खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने खेल में लग गए और सामान्य तरीके से खेलने लगे, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अकेला ऐसा क्यों था जो ध्रुव को अचानक से एक कौशल का सृजन करते और पलक झपकते ही उसे किसी को दे देते देखकर स्तब्ध था। क्या यह उनके लिए सामान्य बात थी? 4 सितारा कौशल यूं ही दे दिया गया। इससे पहले कि भोला कोई सवाल भी बना पाता, उसने ध्रुव के पीछे से जमीन से एक काली छाया को ऊपर उठते देखा। धीरे धीरे यह एक ऑक के रूप में बदल गया, जो उनकी मेज पर कार्ड बांटने वाले के समान था। ऑक ने ध्रुव को प्रणाम किया। बॉस, डाकू आखिरकार आगे बढ़ रहे हैं। वे अंगोरा शहर से फर्स्ट सेटलमेंट तक के रास्ते में गोल्डन रोड के पास घाटियों के ऊपर तैनात हो गए हैं। भोला ने उनकी बातचीत सुनी और अपने मन की बात कह दी। रुको, क्या उन डाकुओं ने गले में काला रुमाल बांध रखा है? ऑक ने पहले ध्रुव की ओर देखा और उससे बात करने की अनुमति मांगी। जब उसे सिर हिलाकर अनुमति दी गई तो उसने भोला की ओर मुंह करके सिर हिलाया। हाँ, उनका नेतृत्व एक आदमी कर रहा है जो अपने साथ मजबूत ऑब्सीडियन से बना एक घुमावदार चाकू रखता है। भोला को यह एहसास हुआ कि वह कौन था तो वह चौंक गया। वह स्लीजी है, बास्टर्ड बैंडिट से। वह अपने पीछे केवल खाली गाड़ियां और जमा हुआ खून छोड़ने के लिए मशहूर है। अब आपको अपने व्यापारियों को वापस बुलाना होगा। अध्याय 278 घात लगाना एक घात। अरे वाह! उन्होंने सूरज ढलने के बाद हमला किया और कोई मदद भी नजर नहीं आ रही थी। अगर वे अंगोरा शहर और फर्स्ट सेटलमेंट के बीच में हैं, तो किसी को भी सुदृढ़ीकरण भेजने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, भोला ने अपने दांत पीसते हुए कहा। मैं इस तरह की योजना का कई बार शिकार हो चुका हूं। फिर उसने ध्रुव की ओर देखा और कुछ महसूस किया। अगर तुम ये पता लगाने में सक्षम थे, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अपने व्यापारियों को आने वाली बात के बारे में सूचित करने का एक तरीका है। क्या होगा अगर तुम कोई चक्कर लगाओ? लेकिन अजीब बात यह थी कि वह अकेला व्यक्ति था जो इस स्थिति से घबरा रहा था। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? उसने ध्रुव से पूछा। क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि तुम्हारे व्यापारी लूट लिए जाएंगे? ध्रुव ने कंधे उचका दिए। सच कहूं तो मेरे औक लंबे समय से उन डाकुओं पर नजर रख रहे हैं, और मैं इसमें शामिल न होने की योजना बना रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि गोल्डन रोड अपने आप बनी रहे। भोला ने ध्रुव की ओर देखा। तुम स्वर्ण मार्ग की सीमाओं का परीक्षण कर रहे हो? हाँ, ध्रुव ने जवाब दिया। भविष्य में इस सड़क पर बहुत से अन्य व्यापारी यात्रा करेंगे। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें सोते समय चोरों द्वारा लूटे जाने की चिंता न करनी पड़े। भोला जैसे व्यक्ति के लिए यह अकल्पनीय था। ध्रुव को अपने आदमियों की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था, उन्हें किसी भी तरह का संदेह नहीं था। आप क्या योजना बना रहे हैं? इसके बाद ध्रुव पोकर टेबल पर बैठे रेडमैन की ओर मुड़ा। अन्य रेडमैन की अभी भी उसे नया कौशल प्राप्त करने के लिए बधाई दे रहे थे। उन्हें भोला ने पोकर टेबल के पास इकट्ठे हुए 10 या उससे ज्यादा बंदर जैसे दिखने वाले अर्धमानवों को देखा। हालांकि वे अपनी सामान्य प्रजातियों से थोड़े अलग लग रहे थे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे क्वींस क्षेत्र में कुख्यात रेडमैन की ही थे। जहां तक भोला को याद है, रेडमैन की में जादू की कोई प्रतिभा नहीं थी। वे पूरी दुनिया में सबसे निचले दर्जे के अर्धमानव थे, और किसी तरह ध्रुव ने अपने भाग्य की सुरक्षा उन्हें सौंप दी। यह अविश्वसनीय था। हो, मुझे उम्मीद है कि आप उन बुरे लोगों से निपटते समय मेरे विचारों को ध्यान में रखेंगे, विक्रांत ने अपने छात्रों से कहा। मेरा पहला नियम याद है। अरे वह क्या था? हो, मुझे भी याद नहीं है। तस्क, अगर तुम लोग ये सब गड़बड़ कर दोगे तो मैं बहुत निराश हो जाऊंगा, अर्जुन ने रेडमैनकीज को चेतावनी दी। उफ, अगर मेरी बहन ने मुझे आज रात बर्तन धोने की ड्यूटी पर रखा होता तो मैं निश्चित रूप से तुम लोगों के साथ शामिल होता, मेरे जूनियर्स, भूरा ने एक एक करके सभी रेडमैनकी के सिर पर कूदते हुए कहा। तुम्हें अच्छे निंजा का आशीर्वाद मिला है। आगे बढ़ो और उन बदमाशों से निपटो। उनसे कुछ प्रभावी बातचीत करने के बाद रेडमैनकीज के नेता, जिसका कोड नाम रेडियोमैन था, ने दृढ़ निश्चय के साथ ध्रुव का सामना किया। हम तैयार हैं बॉस, कृपया हमें तैनात करें। जरूर, ध्रुव ने सिर हिलाया। अरे भोला, तुम इसे देखना चाहते हो? भोला ने ध्रुव की ओर देखा। क्या देखा? और इससे पहले कि वह फिर से पूछ पाता, उसने ध्रुव की छाया को लंबा होते हुए उसके अपने पैरों की ओर बढ़ते देखा। और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने छाया की एक पूरी दुनिया को जमीन से ऊपर उठते हुए देखा और उसे बिना किसी गहराई के अंतहीन अंधेरे में घेर लिया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में एक्सेस करने के लिए गूगल पर novel_fire वेबसाइट खोजें। भोला के होश उड़ गए, उसका पेट उलट गया।
उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठना पड़ा और अपनी उल्टी रोकनी पड़ी, इससे पहले कि छाया की दीवारें वापस फर्श पर उतरती, एक बिल्कुल अलग माहौल दिखाती। एक क्षण वे फर्स्ट सेटलमेंट मनोरंजन भवन में थे और उसके अगले ही क्षण वे एक खुले स्थान पर थे, जहां उनके ऊपर तारों से भरा आसमान और एक अंतहीन समतल मैदान के अलावा कुछ भी नहीं था, जहां हर जगह बड़े बड़े पत्थर और पठार बिखरे पड़े थे। भोला ने अपने मुंह से लार पोंछते हुए खुद को बलपूर्वक ऊपर उठाया। क्या क्या हुआ, हम कहाँ हैं? उसने पूछा। उसने चारों ओर देखा और देखा कि क्षितिज के समानांतर एक बिल्कुल सीधी सड़क बाईं से दाईं ओर जा रही है। ध्रुव ने जवाब दिया, हम गोल्डन रोड के बीच में हैं। हमारे पश्चिम की ओर अंगोरा शहर की ओर जाने वाला रास्ता है, जबकि दाईं ओर फर्स्ट सेटलमेंट की ओर जाने वाला रास्ता है। उसके बगल में ध्रुव और लगभग 10 रेड हॉबमैन की थे, जो इस अचानक हुए स्थानांतरण से बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे थे। टेलीपोर्टेशन? कोई भी टेलीपोर्टेशन नहीं, बल्कि लंबी दूरी और कई लक्ष्य भी। ध्रुव ने भोला के आश्चर्यचकित भाव को नजरअंदाज कर दिया और रेड हॉबमैन की इसकी ओर मुड़ गया। क्या आप सभी अपने पहले मिशन के लिए तैयार हैं? उसने उनसे पूछा। यदि आप डाकुओं को खदेड़ने में सफल रहे, तो मैं आपको अपने सैनिकों को बुलाने के लिए एक उचित नाम दूंगा, रीबॉर्न सेना में सबसे पहला स्क्वाड्रन। रेड हॉबमैनकीज ने एक दूसरे को उत्साह से देखा। उनकी आंखों में अभी भी थोड़ी घबराहट दिख रही थी, लेकिन उनके अंदर एक छिपी हुई आग थी जो हमेशा की तरह जल रही थी। ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो अपनी वर्दी निकालिए और अपनी अंतिम तैयारियां कर लीजिए, उन्होंने हॉबमैनकीज से कहा। उन्होंने अपनी परछाइयों में हाथ डालना शुरू किया और वे उपकरण और वस्त्र निकालने लगे जो आधुनिक पृथ्वी पर रहने वालों को बहुत परिचित लगते थे। रेड मैनकीज ने खुद को बेज और भूरे रंग की शर्ट और लेगिंग से सजाया था और खुद को पूरी तरह से किसी ऐसी चीज से ढका था जो मैदानी इलाकों के वातावरण में घुल मिल गई थी। उन्होंने छद्म सैन्य लड़ाकू वर्दी पहनी थी। ध्रुव ने इन्हें विशेष रूप से रीबॉर्न सेना के पहले समूह के लिए डिजाइन किया था, और निश्चित रूप से ध्रुव उनकी पोशाक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं भूलेगा, हथियार। ये सभी रेडमैन की ब्लेड चलाने में माहिर थे, इसलिए ध्रुव ने मित्रिल कलाकृतियों से बने सैन्य चाकू उनकी बेल्ट पर आसानी से लगाने के लिए लगा रखे थे। और जब रेड हॉबमैनकीज अपनी तैयारियां खत्म कर रहे थे, भोला ने अचानक दूर तक देखा। पश्चिम से एक तेज गति से आती हुई मोटर गाड़ी आ रही थी। इसके किनारे पर बने बड़े आर्क चिन्ह से यह स्पष्ट हो गया कि यह रीबॉर्न की संपत्ति थी। तभी भोला को बिंदुओं को जोड़ने का मौका मिला। यही वह जगह है जहां घात लगाकर हमला किया जा रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, और ये हमारे घात लगाने वाले लोग हैं, ध्रुव ने सड़क के दूसरी ओर इशारा करते हुए कहा, जहां रास्ते के बीच में एक पत्थर का बड़ा सा हिस्सा रोक कर रखा गया था। अवरोध के ठीक पीछे 20-20 की संख्या में ये लोग खड़े थे जिन्होंने अपने चेहरे काले रुमाल से ढके हुए थे। फिर भी उनका खून खराबा और लालच अभी भी उनके मुखौटों से बाहर निकल रहा था। उनमें से एक आदमी दूसरों से अलग दिख रहा था। उसकी मुद्रा डराने वाली थी। वह रात से भी ज्यादा काले हथियार को हाथ में लिए हुए था, अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना बस मजे के लिए उसकी धार चाट रहा था। ये घटिया है, भोला को एहसास हुआ। वे कार रोकने वाले हैं। और जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, जैसे ही ट्रक चालक ने सड़क पर पत्थर देखे, उसने तुरंत ब्रेक लगा दिए। जैसे ही वाहन रुका, उसमें से तेज आवाज निकली। काले रुमाल वाले डाकू अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकलते समय शान से कदम बढ़ाते थे। उनमें आत्मविश्वास था। देखो लड़कों, हमारे पास क्या है? वाह, हमारी आंखों के सामने एक वास्तविक कार है, स्लीजी ने ड्राइवर की ओर चाकू तानते हुए कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस तरह की एक घोड़ा रहित गाड़ी बहुत अधिक कीमत में मिल सकती है। इस बीच कार का ड्राइवर अपनी कार से उतरा और बिना किसी जल्दबाजी के डाकुओं के पास पहुंचा। अरे देखो, एक पीला मंकी, स्लीजी ने कहा। मेरा सुझाव है कि तुम अभी आत्मसमर्पण कर दो मेरे दोस्त, वरना तुम्हें अपना फर लाल रंग में बदलना पड़ेगा। अध्याय 279 डाकू के अपराध। स्लीजी और डाकुओं ने अपने चाकू उठाए, उन्हें अपने हाथों में घुमाया और हथियार पर अपनी महारत का प्रदर्शन किया। उनमें से 20 अकेले रिबोनियन ड्राइवर को घेरे हुए थे। उन्हें पता था कि उसे डराने के लिए ज्यादा दबाव की जरूरत नहीं होगी, खासकर तब जब वह सिर्फ एक येलो मैन की था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ड्राइवर उन्हें इतनी आसानी से ट्रक की चाबियां दे देगा। ये लो, उसने लापरवाही से कहा और चाबियां स्लीजी को थमा दीं। अगर हिम्मत है तो ले लो। स्लीजी की भौहें सिकुड़ गईं। उसे संदेह हुआ कि यह अर्धमानव 20 डाकुओं के सामने इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ कैसे दिख रहा है। ट्रक खोलो, स्लीजी ने चाबियां उछालते हुए अपने गुंडों से कहा। उसके दिमाग में शायद धातु के कंटेनर के अंदर कहीं कोई बम छिपा हुआ था जो खोलने पर फट जाएगा। ड्राइवर की बेपरवाही का यही कारण रहा होगा। चाबियां मिलते ही डाकुओं ने ट्रक की तरफ दौड़ लगा दी।
हालांकि जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें नहीं पता कि इन चाबियों का इस्तेमाल कैसे करना है और उन्हें कहाँ रखना है, तो उनका उत्साह तुरंत ही खत्म हो गया। डाकुओं ने धातु के वाहन पर चाबी घुसाकर उसे दबाया, लेकिन वे सभी प्रयास विफल रहे। थोड़ी देर बाद स्लीजी अधीर हो गया और उसने ड्राइवर को खुद धातु के कंटेनर को खोलने का आदेश दिया। कोई मजाक नहीं, उन्होंने ड्राइवर को चेतावनी दी, लेकिन ड्राइवर का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। वह बस अपनी परछाई को देख रहा था, जिससे उसे सुरक्षित और संरक्षित महसूस हो रहा था। उसने चाबियों का इस्तेमाल किया और ट्रक का पिछला कंटेनर खोलकर डाकुओं को उसके अंदर रखे सभी सामान दिखा दिए। जब स्लीजी को यह विश्वास हो गया कि कोई बम नहीं फटने वाला है, तो वह ट्रक पर चढ़ गया और उसने जो लूट का माल अपने कब्जे में लिया था, उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वहां ढेरों बक्से थे जो चमकदार धातु के कवच से भरे हुए थे, जिन पर कोई खरोंच या डंक नहीं था। स्लीजी ने बक्से को देखना शुरू किया, इन उपकरणों की गुणवत्ता और बनावट का निरीक्षण किया ताकि उनकी कीमत का पता चल सके। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी उंगलियों में क्या था, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके हमेशा स्थिर रहने वाले हाथ उत्तेजना से कांपने लगे। अंततः अन्य डाकू ट्रक पर चढ़ गए और उन्होंने देखा कि स्लीजी किस बात से इतना स्तब्ध था। उन्होंने छाती की प्लेटें, जूते और हेलमेट उठाना शुरू कर दिया। कोई रास्ता नहीं, ये तो बोनो द्वारा बनाया गया है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ कच्चा दमिश्क स्टील भी है। डाकुओं की नज़र में ये सोने के सिक्कों से भी बेहतर था। आखिरकार सोने के सिक्कों का किसी भी चीज़ से आदान प्रदान किया जा सकता है। हालांकि बौने उपकरण केवल काले बाजार में ही खरीदे जा सकते थे, और फिर भी वहां उपलब्ध मात्रा बहुत ही कम थी। इस ट्रक में एक भी टोकरा काला बाजार में साल में एक बार ही मिल पाता है, और यहाँ तो ऐसे दसियों टोकरे थे। लगता है हमने असली खजाना पा लिया है लड़कों, स्लीजी ने कहा। बाकी डाकू खुशी से चिल्लाने लगे। वे अपनी पसंद के उपकरण चुनने लगे, कभी कभी दूसरे डाकुओं से भिड़ जाते और बहस करने लगते। स्लीजी ने उन्हें अपनी समस्याओं को खुद सुझाने दिया। यह उनके लिए सामान्य बात थी, लेकिन तभी उसने देखा कि वे सभी ट्रक के अंदर थे। बाहर कोई भी रेबोनियन ड्राइवर को नहीं देख रहा था। तुम बेवकूफ़ हो, स्लीजी चिल्लाया और ट्रक से बाहर निकल गया। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो पीला होबमन की कहीं नहीं था। अंतहीन समतल मैदानों में ड्राइवर बिना किसी निशान के हवा में गायब हो गया था। वह कहाँ गया? वह चिल्लाया, उसकी आवाज़ लगातार वापस गूंज रही थी। कुछ संदिग्ध चल रहा था। दूसरे डाकू या तो बहुत मूर्ख थे या बहुत लालची थे, इसलिए उन्होंने इस समस्या के बारे में सोचा भी नहीं। जब तक उन्हें ये सारे खजाने मिल गए, तब तक उन्हें एक भी पीले मनकी की परवाह नहीं थी। चलो ठीक है, इन सभी बक्सों को हमारी गाड़ियों में भर दो, उसने डाकुओं से कहा। अरे, अगर मुझे ये गाड़ी चलानी आती तो हमें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। डाकुओं ने उत्साहपूर्वक बौने उपकरणों और दमिश्क स्टील से भरे सभी बक्से उतारने शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही पहला टोकरा जमीन पर गिरा, स्लीजी को अचानक अपनी बाहों की त्वचा पर खिंचाव महसूस हुआ। उसे खतरनाक लोगों की मौजूदगी का एहसास हुआ। आपने बहुत बड़ी गलती की है, ये रीबॉर्न कंपनी की संपत्ति है। डाकू चौंक गए, उन्होंने तुरंत भारी बक्से जमीन पर फेंक दिए। उन्होंने अपने चाकू निकाले और हवा में लहराए और उस आवाज़ के स्रोत की तलाश करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि करीब 10 लोग उन्हें और ट्रक को घेरे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ से आए हैं। ऐसा लग रहा था कि वे कहीं से अचानक प्रकट हो गए हैं, जिससे डाकू घबरा गए। स्लीजी ने आंखें मूंद ली क्योंकि उसने इन व्यक्तियों के अनोखे चेहरे पहचान लिए थे। रेड मैंकीज, उसने हंसते हुए कहा। उनकी प्रजाति का पता चलने पर कुछ ही सेकंड में उसका व्यवहार सतर्क से बदलकर लापरवाह हो गया। वे अजीब वर्दी पहनते थे, लेकिन वह उस आकर्षक लाल फर को कहीं भी पहचान सकता था। अब आत्मसमर्पण कर दो और तुम्हारी सजा कम कर दी जाएगी, रेड मैंकी ने स्लीजी से कहा। हा, मज़ेदार चुटकुला। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग कॉमेडियन हो। मैं गंभीर हूँ, रेड मैंकी ने कहा। पहला उल्लंघन, बिना अनुमति के एक अधिकृत रिबॉर्न वाहन को रोकना। इसके लिए 1 से 2 साल की जेल है। दूसरा उल्लंघन, रिबॉर्न उत्पादों को चुराने का प्रयास करना। इसके लिए कम से कम 5 साल की जेल है। और तीसरा उल्लंघन, जो सभी अपराधों में सबसे गंभीर है, किसी रिबॉर्नवासी के जीवन को खतरे में डालना। इसके लिए 15 साल की जेल है। डाकुओं ने रेड मैंकीज की ओर देखा। एक एक करके वे उस हास्यास्पद स्थिति पर हंसने और उपहास करने लगे जिसमें वे स्वयं फंस गए थे। हा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम कॉमेडियन नहीं हो? स्लीजी ने हंसी से अपना पेट पकड़ते हुए पूछा। तुम क्या करोगे? हम 20 लोग हैं और 1, 2, 3। तुम सिर्फ 10 लोग हो, और बस इतना ही काफ़ी है, रेड मैंकी ने बड़बड़ाते हुए कहा। स्लीजी ने अपना सिर हिलाया और अपने डाकुओं को हमला करने का इशारा किया।
एक डाकू ने अपना चाकू चाटा और फिर पास के रेड मैंकी की तरफ दौड़ा। उसने चाकू से गले पर निशाना साधा। तभी रेड मैंकी सैनिक ने अपने चाकू से उस पर वार किया, जिससे टक्कर होने पर उनके ब्लेडों में चिंगारी उत्पन्न हुई। डाकू की आंखें चौड़ी हो गईं, उसे उम्मीद नहीं थी कि मैंकी उसे पीछे धकेल देगा। तभी रेड मैंकी ने अपना हथियार ऊपर की ओर धकेला, जिससे डाकू की चाकू पर पकड़ ढीली पड़ गई। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, रेड मैंकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसकी पीठ के पीछे घुमा दिया, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा। ग्राह और पलक झपकते ही डाकू ने खुद को जमीन पर गिरते हुए महसूस किया और उसके दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। उसने सिर्फ धातु की खनक की आवाज़ सुनी और पाया कि रेड मैंकी ने उसे हथकड़ी से जकड़ लिया है। उन्होंने बताया, एक डाकू मारा गया। 2 अन्य डाकू रेड मैंकी के पीछे से आ धमके तथा अपने साथी को उसके चंगुल से छुड़ाने की आशा में उसके पीछे आ गए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि सैनिक की आंखें उसके सिर के पीछे थीं, क्योंकि वह झुक गया था और उनके हमलों से बच रहा था। पैरों में तेज लात लगने से दोनों डाकू अपना संतुलन खो बैठे और एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। इससे पहले कि वे उठ पाते, उन्होंने महसूस किया कि उनकी बाहों में गांठ डाल दी गई है और उसके बाद उसी रेड मैंकी ने उन्हें हथकड़ी लगा दी है। सिपाही ढेर हुए डाकुओं के ऊपर चढ़ गया और स्लीजी की ओर देखने लगा। 3 नीचे। एक ही झटके में तीनों डाकुओं को मार गिराया गया। डाकुओं की हंसी बंद हो गई। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि क्या हुआ था, लेकिन ध्रुव के लिए, जो एक पठार के शीर्ष पर एक सुविधाजनक स्थान से सब कुछ घटित होते हुए देख रहा था, ये सिर्फ बुनियादी मार्शल आर्ट था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर नवंबर ALFIRE-N80 वेबसाइट देखें। विशेष रूप से, ये क्राव मागा था, एक युद्ध शैली जिसे उन्होंने रेड मैंकी सैनिकों पर लागू किया था, जिससे उनकी चाकू और पकड़ने की कुशलता में जबरदस्त वृद्धि हुई। अध्याय 280 मैंकीज वी बैंडिट से जब स्लीजी ने देखा कि कुछ ही सेकंड में उसके 3 आदमी मारे गए, तो उसने रेड मैंकीज पर अधिक सावधानी से नजर डाली। चलो, उनसे मत डरो, वह डाकुओं पर चिल्लाया। हमारे पास संख्याबल अधिक है, बस वैसा ही करो जैसा हम हमेशा करते आए हैं। डाकू पूरी ताकत से चिल्लाने लगे और रेड मैंकी सैनिकों की ओर भागने लगे। उनके चाकू मन की शक्ति से चमकने लगे और उन्होंने अपने शारीरिक कला मंत्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उनकी शक्तियां 3 स्टार लड़ाकू विमानों के स्तर तक पहुंच गईं। उनके हमले व्यापारियों से चुराए गए मूल स्क्रॉलों से बने थे, फिर भी उनके द्वारा इस मंत्र का निष्पादन घातक से कम नहीं था। एक डाकू ने रेड मैंकी की गर्दन पर चाकू से वार किया, जिससे उसके ब्लेड से तेज अर्धचंद्राकार धारें बनी, जो उसके लक्ष्य की ओर चलीं। उसके बगल में खड़े एक अन्य डाकू ने जलचंद्र की पूरी तरह उपेक्षा की और उसकी ओर दौड़ पड़ा। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसने उनके विरोधियों को भारी पड़ गया। फिर भी किसी तरह 2 अन्य मैंकी सही समय पर सहायता के लिए आ गए। एक ने पानी के अर्धचंद्र को विक्षेपित कर दिया और एक ने भागते हुए डाकू से भिड़ंत कर ली। मूल रेड मैंकी ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपने पीछे धूल के साथ आगे बढ़ा और डाकू पर हमला किया, जिसने पानी के अर्धचंद्र को छोड़ दिया। उन्होंने 2 स्टार क्राव मागा कौशल टॉर्पीडो एल्बो का प्रयोग किया, अपने धड़ को मोड़ा और अपनी कोहनी के लिए जबरदस्त त्वरण पैदा किया। डाकू ने झुककर अपने चाकू का इस्तेमाल लाल मैंकी की कोहनी पर वार करने के लिए किया तथा कोहनी के वार के विरुद्ध शक्तिशाली प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करने के लिए एक वाटर पंप का प्रयोग किया। हालांकि रेड मैंकी के चारों ओर एक अदृश्य प्रिज्मीय ढाल प्रकट हुई, जिसने डाकू के चाकू से निकले पानी के कणों को नष्ट कर दिया। प्रतिकारक बल के बिना डाकू को रेड मैंकी की कोहनी से बचाव के लिए अपनी भुजाओं का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। डाकू को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी पूरी दुनिया हिल गई, उसकी कोहनी से लेकर हाथ तक पूरी तरह टूट गए। दुर्भाग्य से रेड मैंकी ने उसके सिर को पकड़ लिया और उसे नीचे धकेल दिया, जिससे 2 स्टार घुटने पर बम की एकदम सही डिलीवरी हुई। डाकू बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उसका काम पूरा हुआ, रेड मैंकी तुरंत अपने साथी सैनिक की मदद करने के लिए दूसरे डाकू की ओर दौड़ा। डाकुओं को संख्यात्मक लाभ हो सकता है, लेकिन रेड मैंकी किसी तरह बिना किसी टकराव के एक दूसरे के साथ सहजता से आदान प्रदान और सहयोग करने में सक्षम थे। यदि एक रेड मैंकी चाकू लेकर आ रहे 2 डाकुओं द्वारा घायल होने से बस एक क्षण की दूरी पर होता, तो 3 और रेड मैंकी सही समय पर आ जाते और सहायता प्रदान करते तथा दोनों डाकुओं को पीछे धकेलकर अपनी मूल लड़ाई में वापस लौट जाते। ऐसा लग रहा था मानो वे बिना बात किए ही एक दूसरे से संवाद कर रहे हों। ये डाकुओं के लिए बहुत निराशाजनक लड़ाई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे वहां मौजूद वास्तविक संख्या से 3 गुना अधिक रेड मैंकीज के खिलाफ लड़ रहे हैं। और यह सिर्फ उनका सहयोग ही नहीं था जिसने डाकुओं के लिए ये लड़ाई कठिन बना दी, बल्कि यह उनका कठोर प्रहार कौशल भी था जो अंतहीन कॉम्बो के साथ आया था। अगर उनकी किक जमीन पर नहीं उतरती, तो वे इसके बजाय घूमकर मुक्का मारते।
और अगर वह काम नहीं करता तो वे डाकू के असंतुलित होने का इस्तेमाल करके उसे जमीन पर गिराने से पहले एक किक का दिखावा करते। खोज उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर एथर वेबसाइट देखें। उनकी प्रत्येक चाल 2 स्टार या 3 स्टार मंत्र द्वारा संचालित होती थी, जिससे अधिक विनाशकारी आक्रमण होता था। ये मैंकी कहाँ से आए? स्लीजी चिल्लाया। क्या ये कोई नई कंपनी नहीं है? इन्हें ये मंत्र कहाँ से मिले? उनकी लड़ाई की शैली इतनी विशिष्ट और इतनी विशेष थी कि इसे सार्वजनिक बाजार में खरीदा जाने वाला एक बुनियादी मंत्र नहीं माना जा सकता था। इसका मतलब ये था कि उनके मंत्र कुछ ऐसे होने चाहिए जो रिबॉर्न कंपनी ने खुद बनाए हों। लेकिन ऐसा संभव नहीं था। जहां तक उसे पता था, रिबॉर्न कंपनी इस समय सिर्फ कुछ साल पुरानी होनी चाहिए। इस तरह के अनोखे मंत्रों को विकसित करने और उन्हें बेहतर बनाने में कम से कम 4 दशक लगेंगे। लानत है, उन्होंने हमें धोखा दिया, स्लीजी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वे जादू बनाने में भी माहिर होंगे। मुझे लगा कि उन्होंने सिर्फ कवच और हथियार विकसित किए हैं। स्लीजी ने देखा कि एक एक करके डाकू बेहोश होकर जमीन पर गिर रहे थे। अब तक उनकी संख्या पूरी तरह बराबर हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि उन्हें काबू में करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आत्मरक्षा के एक क्षण में स्लीजी धीरे धीरे लड़ाई से पीछे हट गया। वह जल्दी से पलटा और ट्रक की अगली सीट पर भाग गया। उसकी योजना यहां से जल्दी भागने की थी। हाँ, वह चोरों को छोड़ देगा, लेकिन वह इस ट्रक से खजाने लेकर भागने में सफल हो जाएगा। निश्चित रूप से जब वह ये लूट उसे सौंप देगा तो मालिक उसे माफ कर देगा। हालांकि ट्रक के अपरिचित डैशबोर्ड को देखकर उसे याद आया कि उसे गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आता। उसने घोड़े की तरह ही पहिए को जोर से पटक कर उसे दौड़ाने की कोशिश की। बीप स्लीजी चौंक गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि हॉर्न बजेगा। तुम भाग नहीं सकते। अचानक स्लीजी ने देखा कि रेड मैंकीज का नेता ट्रक की अगली सीट पर उसके ठीक बगल में आ गया। उसने तुरंत अपने ऑब्सीडियन चाकू से हमला किया, लेकिन रेड मैंकी ने अपने चाकू से उसे ऊपर की ओर मोड़ दिया। उनके हथियार छत में घुस गए और दोनों एक दूसरे के चाकू को धकेलने के लिए लड़ रहे थे। स्लीजी मुस्कुराया। मैं उन झींगों की तरह नहीं हूं। उसने रेड मैंकी के चाकू को धक्का दिया, जिससे ट्रक की छत पर एक बड़ा घाव हो गया और फिर वह सैनिक की गर्दन की ओर धकेल दिया गया। मैं शक्तिशाली हूं, स्लीजी ने घोषणा की। चाकू उसकी गर्दन से मात्र कुछ इंच की दूरी पर था। रेड मैंकी ने अपने दूसरे हाथ से अपनी जेब से कुछ निकाला। सोने और बैंगनी रंग का आवरण ऊपर से फट जाने के बाद रेड मैंकी को चॉकलेट बार का एक टुकड़ा खाने की आज़ादी मिल गई। अचानक रेड मैंकी के चाकू से एक नई शक्ति फूट पड़ी, जिससे वह स्लीजी के चाकू को अपनी ओर वापस धकेल सका। क्या? कैसे? स्लीजी चिल्लाया। रेड मैंकी ने अपनी नई शक्ति के साथ स्लीजी के हमलों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। स्लीजी ने अपने दांत पीस लिए और चाकू को पीछे खींचकर रेड मैंकी के कंधे की ओर फेंक दिया। रेड मैंकी ने चाकू को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका चाकू ऑब्सीडियन हथियार से होकर ही गुजरा। यह एक भ्रम था। असली चाकू रेड मैंकी की गर्दन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन आखिरी क्षण में रेड मैंकी पीछे हट गया, जिससे ऑब्सीडियन चाकू ट्रक की चमड़े की सीट में घुस गया। तस्क! स्लीजी ने बड़बड़ाते हुए अपना चाकू कुर्सी से बाहर खींच लिया। रेड मैंकी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए ड्राइवर की सीट पर बैठे स्लीजी की तरफ छलांग लगाई, जिससे ये हाथापाई की लड़ाई बन गई। उसने डाकू को पकड़ने की कोशिश की, सीट बेल्ट पकड़कर उसका गला घोंटने की कोशिश की। पायथन कंस्ट्रिक्टर, रेड मैंकी ने चिल्लाते हुए कहा। उसका मन सीट बेल्ट तक पहुंच रहा था और उसे और अधिक शक्ति प्रदान कर रहा था। स्लीजी को अपनी गर्दन में अकड़न महसूस हुई। वह रेड मैंकी को खुद से दूर खींचने की कोशिश कर रहा था। हताशा में उसने 4 स्टार मंत्र स्लाइस एंड डाइस का इस्तेमाल करके सीट बेल्ट को काट दिया, जिससे उसकी गर्दन कटने का खतरा था। उसकी गर्दन पर चोट लगने से खून बहने लगा, लेकिन स्लीजी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तुरंत रेड मैंकी के पेट में छुरा घोंपने की कोशिश की, लेकिन उस अर्धमानव के पास भागने का कोई मौका नहीं था। रेड मैंकी ने खतरे को भांप लिया और तुरंत गैस पैडल पर पैर रख दिया, जिससे ट्रक की गति कुछ ही सेकंड में 0 किमी घंटा से 40 किमी घंटा तक पहुंच गई। अचानक गति बढ़ने से स्लीजी की सीट पीछे की ओर खिसक गई, जिससे रेड मैंकी मुश्किल से चाकू से बच पाया। अपने ऊपर अर्धमानव के साथ स्लीजी अपने सिर पर निर्देशित एक तेज कोहनी उल्का द्वारा पराजित होने वाला था। उसने लात मारी और झटके से पहिया तेजी से बाईं ओर घुमाया और पूरा ट्रक तिरछा हो गया। एक पहिया सड़क पर पड़े एक पत्थर पर चढ़ गया, जिससे पूरा ट्रक तिरछा हो गया और आखिरकार ट्रक पलट गया। कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर स्लीजी ने इस अवसर का उपयोग भागने की कोशिश में किया। उसने ट्रक की विंडशील्ड पर मुक्का मारा, जिससे कांच के लाखों टुकड़े हो गए। वह ट्रक से बाहर रेंगने लगा, उसके माथे से खून बह रहा था।
वह बचने की उम्मीद में अपने शरीर को दुर्घटनास्थल से दूर खींच ले गया। लेकिन तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शक्ति उस पर हावी हो रही है। उसने पलटकर देखा कि रेडमैन की उसकी ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर बमुश्किल एक खरोंच थी। तुम लोग कौन हो? उसने उनसे पूछा। रेडमैन ने एक गहरी सांस ली। उस लड़ाई के बाद वह थोड़ा थक गया था। जहां तक तुम्हारा सवाल है, हम तुम्हारे सबसे बुरे सपने हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझो कि तुमने हमसे सामना किया। अगर हमारे ऑक्सीनियर्स ने ये केस अपने हाथ में ले लिया होता तो तुम्हारा हश्र मौत से भी बदतर होता। स्लीजी के सिर पर अंतिम ड्रैगन लैग स्वीप करने से पहले उसने अपने पैरों को हवा में ऊंचा उठा लिया।